बेस्टर उमैर न्याजी साहब, जो मुसलमान रियासतें हैं ख़ास तौर पर ये मिडल ईस्ट वाली, इनके लिए अगर वे फॉरवर्ड सुजेस्ट करना हो तो पहले तो इनको इंटरनली एक डायलॉग करना चाहिए अरब रियासतों को कि हमें अपना दिफा कैसे मजबूत बनाना। जैसे जीसीसी ने कुछ अर्सा पहले एक इजलास किया भी, लेकिन उसके बाद वो ठंडे पड़ गए, कतर वाले इजलास में कुछ बोले ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये इंटरनली रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इनको चैलेंज क्या है और इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है इस वक्त, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल जी, इसी तरह देखें, बात है कि दो मुसलमानों का क्लोज होना भी किसी और मुस्लिम ममालिक को एज थ्रेट नहीं देखना चाहिए। जब तक ऐसा इंटरनली डायलॉग नहीं करेंगे हम ज़्यादा करीब नहीं आ सकेंगे, और जो कॉमन थ्रेट जो इसराइल की सूरत में एक वाज़े थ्रेट मौजूद है उसको काउंटर भी नहीं कर सकते, और हम इंटरनल इश्यूज़ में डिवाइड भी हो सकते हैं और तरह से भी सोच सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक है सर, लेकिन इन सारी चीज़ों से एक और भी हमें भी लेसन ड्रॉ करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान में, केपी में और बाज़ दीगर इलाकों में जो दहशत गर्दी की लहर है, हमें उसका प्रायोरिटी बेसिस पे हल ढूंढना चाहिए। इंटरनल हारमनी बहुत ज़रूरी होती है, बाकी मुसलमान मुल्कों के लिए भी यही सबक है। इंटरनल हारमनी जो है वो आपके नेशनल डिफेंस को कंट्रीब्यूट करती है, तवाना और मजबूत करती है। बैरिस्टर उमैर साहब देखिए, बिल्कुल देखें, इंटरनल हार्मनी के लिए जी ज़रूरी क्या है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त जिस क्रॉस रोड पे खड़ा है ना, पाकिस्तान की 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे फिर ज़्यादा बेहतर हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान और अमेरिका का डिप्लोमेटिकली एक अच्छे रिलेशनशिप का आगाज़ हो गया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई अमेरिका की प्रॉक्सी बन जाएंगे और कल को हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो। हमने ये चीज़ को देखना है। सेकेंडली देखें, चाइना के साथ रिसेंटली आप CPEC-2 की बातें कर रहे हैं। CPEC-2 का सारा इन्हिसार इसी चीज़ पे जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं। CPEC-2 चलेगा तब जब ये इंटरनल हार्मनी होएगी, जब बलूचिस्तान एक वाइबल सूबे की तरह हम ऑपरेट कर सकेंगे। तो वो तभी हो सकेगा जब हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों को अलाइन करें। उसके लिए ज़रूरी क्या है, देखें, हमें अपनी डिसिडेंट वॉइसेस डिफरेंट तरह की मौजूद होंगी। कहीं पे हमारी अपनी गलती होगी, कहीं पे दूसरों की गलती होगी, मगर किसी एक मिडिल ग्राउंड पे तो आना पड़ेगा। अगर मिडिल ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो जिस तरह से CPEC-1 की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने मिस की है, तो CPEC-2 भी एक ख्वाब ही रह जाएगा। और उसके बाद देखें, हम यही फिर वही कशकोल वाली कैफियत में रहेंगे। आज वो ये कशकोल तोड़ने का मौका आ गया है, ठीक है, डिफेंस अलाइनमेंट एक और तरफ, मगर जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, रेलेवेंट नहीं होंगे, हम अपना उस तरह से मसल नहीं एग्जर्ट कर सकेंगे। बैरिस्टर अकील साहब, ये बड़ा अहम इशू है, पीस वाला और हार्मनी वाला। बलूचिस्तान और KP आपका सेटल नहीं हो रहा, आपकी फ़ौज भी वहाँ शातें उठा रही है, सिविलियन भी शातें उठा रहे हैं। तो आपको एक नेशनल लेवल की एफर्ट चाहिए जिसमें फ़ौज, सिविल, सारे, उमैर साहब भी और आप भी दोनों एक ही तरफ खड़े नजर आए। देखें, बिल्कुल हम तो इसी चीज़ को बार बार रीइटरेट कर रहे हैं और यही हम कह रहे हैं कि माज़रत के साथ पिछले 12 साल से, अब फिर उमैर साहब कहेंगे कि इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सियासी रंग की बात नहीं है, ये हार्श रियलिटीज़ हैं ऑन ग्राउंड कि पिछले 12 साल से PTI की हुकूमत है उस सूबे में, और वहाँ पे CTD के हवाले से या काउंटर टेररिज्म की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की, वहाँ पे उस हवाले से देखें तो सर बलूचिस्तान में कौन सा कमाल हो गया सर, दोनों जगहों पे चैलेंज है। देखिए, मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ कि दोनों तरफ सीरियस चैलेंज हैं। अगर आप ये देखें, फिर कहा जाएगा कि जी इन खवारिज को या TTP के हार्डन जो क्रिमिनल्स थे या जो टेररिस्ट थे, जेट ब्लैक टेररिस्ट, वो उनको किसने रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के नाम पे निकाला किया। ये एक, देखिए, उस तरफ बहस चली जाएगी, फिर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। बात यह है कि ठीक है, इस तमाम तर मामले के ऊपर एक नेशनल कोहेजन होनी चाहिए, एक आपको बिल्कुल यक ज़बान यक आवाज़ हो के एक ही पॉलिसी के साथ जो नेशनल पॉलिसी हो उसको टो करना चाहिए। इसमें कोई सियासी मामलात नहीं होने चाहिए। तमाम इदारों को भी, तमाम सियासी जमातों को भी, तमाम सियासी लीडर्स को भी एक पेज पे होना चाहिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उस हवाले से, क्योंकि हमारी, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के नौजवान आए रोज़ शहादतें दे रहे हैं, वो आए रोज़ उनकी शहादतें हो रही हैं और जाम शहादत नोश फरमाते हैं। अब इसी तरह आप ये देखें कि वहाँ पे जो आपके लोकल रेजिडेंट्स हैं
उनके अंदर इन दोनों सूबों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो हालात हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये ताली तो दोनों हाथों से बजेगी और पॉलिटिकल जो विल है वो भी होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ इदारों का भी साथ होना ज़रूरी है ताकि एक जॉइंट फ्रंट जो है वो आप फौज का एक जवान, कोई कैप्टन या लेफ्टिनेंट या मेजर या कर्नल, कोई भी जो भी शहीद हो रहा है इस राह के अंदर, वो मेरा आपका बेटा भाई किसी की औलाद है ना, वो इसी सरजमीन से है। बिल्कुल, वो हो सकता है लाहौर पैदा हुआ, हो सकता है पिंडी से वो डिप्लॉयड इस वक्त वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे वो शहीद वो भी हो रहा है। तो ये एक नेशनल ड्यूटी है, ये तकसीम नहीं है इस वक्त कि ये फौज की ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी है या पीटीआई की ड्यूटी है या पीएमएलएन की है। ये हमारा कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है, ये सच वाला इंटरेस्ट है पाकिस्तान को महफूज करना। ये वो नहीं है जो कोई कब्जा करके बैठ जाता है और कहता है ये नेशनल इंटरेस्ट। और हम इसीलिए तो देखिए इस चीज़ को बार बार रिएट्रेट करते हैं कि कोहेशन के साथ एक जो नेशनल जॉइंट फ्रंट है टेररिज्म के ख़िलाफ़ और जो वॉर ऑन टेरर है, पाकिस्तान तो सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा था, है और आगे भी रहेगा। और सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया? 90,000 जानें आपकी ज़ाया हो गई इस दहशतगर्दी की जंग में फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। तो अभी कम से कम ये रिजॉल्व तो होना चाहिए कि यार पिछले साल से इस साल की अगर आदादो शुमार देखें तो एक उसमें मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स जो हैं उसमें इंक्रीज़ आई है, बहुत तेज़ी आई है। खालिद चिश्ती साहब, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो चैलेंज है वो दो वाले हैं। एक आपकी इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी, उसको आपको एड्रेस करना है, और दूसरा ये जो टेररिज्म है, ये बॉर्डर के उस पार से स्पिल ओवर होता है, इंडिया उसको बैक करता है, उसमें शक नहीं है। लेकिन हमारे पास अब दो चैलेंज है और दोनों को बैक वक्त एड्रेस करना है। पॉलिटिकल हार्मनी भी आपको चाहिए और ये जो दहशतगर्दी है इसका भी हल चाहिए। देखिए मलिक साहब, ये कोई हिंदुस्तान हमें कोई सरप्राइज़ नहीं दे रहा। 1971 देख लें क्या हुआ था। बुनियादी तौर पर हमारी पॉलिटिकल डिसहार्मनी थी, इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया। 1 लाख के करीब मुक्ति 3 लाख के करीब मुक्ति बानी ट्रेंड किए, 1 लाख के करीब फ्रॉगमैन इंडक्ट किए डिस्टेबलाइज करने के लिए इस पाकिस्तान को। हमारे सामने डाटा है, तो वो तो आप पर कभी तरस नहीं खाएगा दुश्मन। हमने खुद पैदा करना है रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन और पॉलिटिकल हार्मनी, तब होगी तो हमारा एक रिजॉल्व जाएगा। दुश्मन तो हमें ज़ाहिर है फ्रंट पे नहीं कर सका। 6-7 सितंबर अभी मई में क्या हुआ था, जहाज उन्होंने 7 गिरवा लिए। 10 मई को क्या हुआ था, इतनी हैवी टनेज उनके मुल्क पर हमने गिराई। तो उसने कहीं तो वो ज़ाहिर है एस्केप करना है अपने लोगों को। ज़ाहिर है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उनको कोई तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखाना है कि हम भी बहुत कामयाब हुए हैं, हमने भी ऑपरेशन से दूर कंटिन्यू रखा हुआ है। तो कैसे कंटिन्यू रखेंगे, सामने तो वो आ नहीं सके। तो वो उन्होंने उसी क्रैक्स को, उसी वैक्यूम को कैपिटलाइज करना है या एक्सप्लॉइट करना है हमारे खिलाफ। जहाँ जहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन होगा, एक एलिमेंट ऑफ डिप्रीविएशन होगा, हैव और हैव नॉट का गैप ज़्यादा होगा। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं तो यही कहूँगा कि जितना गैप ज़्यादा होगा दुश्मन के लिए उतना काम आसान हो जाता है। और सिर्फ बलूचिस्तान और KPK में क्यों होता है, इसलिए कि उधर ये गैप ज़्यादा है बदकिस्मती से। तो हमें ये बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। ये जो छोटी चीज़ें हैं ये तो प्रॉबेबली शायद कौम आने वाली नस्लें तो हमें माफ़ नहीं करेंगी। 71 की लेकिन चिश्ती साहब ये नज़र आ रहा हो सामने आपको भी और मुझे भी, और हम इसके ऊपर काम ना करें तो फिर तो सवाल ये उठेगा कि हम एड्रेस क्यों नहीं कर रहे इस इशू को। जी, वो पहला जो पिछला मेरा जुमला था वो यही मैं कह रहा था कि आने वाली नस्लें हमें अकाउंटेबल करेंगी कि हमने क्यों नहीं इंगेज किया, हमने क्यों नहीं हार्मनी बिल्ड की। देखिए, प्राइस देने के बाद रिग्रेट करना 71 का हमारा सामने है। और अब मैंने अर्ज किया कि हिंदुस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर हम इस तरह की पॉलिटिकल डिसहार्मनी अगर ईस्ट पाकिस्तान में थी, नॉन रिप्रेजेंटेशन थी, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी या थोड़ा इंगेज नहीं किया, जिसने भी नहीं किया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा इस वक्त। मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसको डिस्कनेक्ट किया, तो उसके बाद क्या प्राइस हमें देनी पड़ी। हिंदुस्तान ने तो वहां भी किया था और यहाँ भी कर रहा है और वो करता रहेगा। वो अपनी ऑब्लिगेशन के तहत करता है, हमने अपनी ऑब्लिगेशन के तहत काउंटर करना है। और आप नोट करें कि इसके बावजूद दुनिया में वो साबित करने की कोशिश करता रहता है कि हम एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम पीस लविंग नहीं है, हम टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया ने देख लिया कि हमने मई में जो उनको जिस तरह की शिकस्त दी, अब दुनिया ने आपको रेलेवेंस माना, हम फिर रेलेवेंट हुए, हम दोबारा से दुनिया से कनेक्ट किए और ऐसे नहीं हो गए। खुदा ना खास्ता मई में हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद नहीं करानी थी, आपका सऊदी अरब से मुआहदा नहीं होना था, दुनिया ने आपको एंगेज नहीं करना था। क्यों? क्योंकि विक्ट्री की एक कीमत होती है, ये जिसको आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो दुनिया आपको एक पावरफुल ताकत मानने पर मजबूर होती है और इसी वजह से एंगेज किया हुआ है। ये आइडियल टाइम है कि मेरा तो मानना है कि इसको हम आगे वैल्यू ऐड करें, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वैल्यू ऐड यही हो सकता है कि मुल्क का सोचें, बिगर पिक्चर का देखें और आगे लेके चलें। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, जब ये नज़र आ रहा हो इशू और सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त मुझे लगता है कि
शायद वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रही, शायद क्या वो यकीनन नहीं कर पा रही ना। पार्लियामेंट के अंदर से वो रोल जिसकी हम तवक्को रखते हैं कि पार्लियामान है, वहाँ बैठेंगे, हल निकलेगा, सर जोड़ेंगे, बहस करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते हैं, बैठक लगाते हैं, उससे हल निकलता है। दोनों मिसिंग एलिमेंट है। बेशक देखें, पार्लियामान एक बहुत बड़ा फोरम है जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, मगर देखें पार्लियामान का जब खुद स्टेटस डिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड से हट के भी चले, फॉर्म 47 को छोड़ देते हैं, जो लोग आ गए फिर आप उनको ज़बरदस्ती निकाल दें सज़ाओं की जद में। आज जैसा जमशेद दस्ती साहब को 7 साल की सज़ा, मतलब हम किस डगर पे, हम तो किसी को बनने ही नहीं देना चाह रहे ना। जब पार्लियामेंट्री लीडरशिप डेवलप ही ना हो, मतलब आप देखें कायदे आज़म के बाद हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान, मतलब हम किसी को लीडर बनने देना नहीं चाहते, हम हर लीडर को मुतनाज़ा करने की कोशिश में रहें, तो फिर तो इसी तरह के मामलात रहेंगे। देखिए हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल हार्मनी पॉलिटिकल लोग ही लाएंगे। पॉलिटिकल लोगों को इंगेज करने दिया जाए, पॉलिटिकल सोच को पनपने दिया जाए। पॉलिटिकल सोच नहीं पनपेगी तो ये वाले मसाइल बनेंगे। आप जितनी मर्जी मिलिट्री माइट कर लें, जितनी मर्जी वो इंगेजमेंट कर लें, देखें ये लोग हैं जो एक विज़न देंगे। देखें विज़न को इम्प्लीमेंट करना है। देखें कायदे आज़म ने भी जो मुल्क बनाने वाले हैं, मुल्क के आर्किटेक्ट हमें क्या विजन दे के गए कि सियासतदानों ने पॉलिसी बनानी है और इदारों ने इम्प्लीमेंट करनी है। जब पिरामिड रिवर्स हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स आएंगे, और हमें मसला ये आ रहा है कि 47 ऑनवर्ड्स हम वो प्रॉब्लम्स ही नहीं सेटल कर पा रहे, और उसी प्रॉब्लम्स की वजह से वक्तन फ़वक्तन लैप्सेस आते हैं और मुल्क जो है ना आगे जाने के बजाय हर 5-10 साल बाद उल्टा और पीछे चला जाता है। अकील साहब, जो रास्ता है वो दिखाएगा कौन? यहाँ तो मुझे लगता है कि सारे लोग इंतज़ार करते हैं, आप भी और ये भी, कि वो बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, KP में ये सूरत हाल है, तो वहाँ कोई ऑपरेशन होगा तो फिर मामला संभाली में आ जाएंगे। पॉलिटिकल एलिमेंट, पॉलिटिकल फोर्स जो है वो मिसिंग है। वो देखें, मैं आपको, मुझे देखें कोई इसमें लगी लिपटी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच से लेके और आखिरी जो इंटरेक्शन थी बजट के दिनों में, तब तक मतलब खुद अपोजिशन के पास चल के गए, मुसाफा जो है उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि जी बातचीत होनी चाहिए। तो उनको 10-10 साल की सजाएं देंगे, किसी को सांस नहीं लेने देंगे। ये मुझे बताएं कि क्या सजाओं की माफ़ी हो जानी चाहिए? जिस तरीके से आप सजाएं दे रहे हैं, आप समझते हैं कि माजरत के साथ अब अगर किसी की जाली डिग्री है उसको सजा होगी है तो वो कहें कि उसमें भी क्या पॉलिटिकल कोलूजन है? उसमें नहीं है। अब यहाँ पे साहब को प्लेन हाईजैकिंग की सजा, मेरी अर्ज इतनी है मलिक साहब कि यहाँ पे तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे कॉलीग हैं उमैर नियाज़ी साहब, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट से रोकती है। वो सिर्फ और सिर्फ हामी और ख्वाहिशमंद है इस चीज़ के कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किस तरह की इंगेजमेंट पॉलिटिकल कॉन्ट्रोल्स पे हो, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि भाई पॉलिटिक्स हमारा काम ही नहीं है, कोई लेना देना। आप आपस में सियासतदान बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं बारहा, तो फिर ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है कि वज़ीर आज़म कह रहा है, पूरा पार्लियामेंट कह रहा है, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें कह रही हैं, वो हामी है इस चीज़ के कि पॉलिटिकल कंसल्टेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग डिस्कोर्स होना चाहिए। एक वाहिद फर्द वाहिद जो बंदा है जो बात नहीं करना चाहता सियासी जमातों से, सियासी लीडर से, माजरत के साथ, वो बानी PTI चेयरमैन PTI हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन खालिद साहब, बगराम एयरबेस का आपसे मैंने सवाल नहीं किया, ये भी एक आपके बॉर्डर्स के ऊपर एक नया जल्दी कोई चीज़ बनने वाली है, क्या बनेगा बगराम के ऊपर जो ट्रंप पोजीशन ले रहे हैं और जो अफगानिस्तान जवाब दे रहा है? ये मलिक साहब, ये बहुत ही मेरा ख्याल एरिया का सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और 50s और 70s में उस वक्त की सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कि ओवरसी कर सके। फिर 79 में सोवियत यूनियन खुद आ गया तो ज़ाहिर है उसके होल्ड हो गया, और फिर उसके बाद जब वो गए तो तालिबान का, और जब अमेरिका आया तो उसने भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इसी एयरबेस पर की थी। उसकी वर्थ ये है आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए कि वहाँ से आप सब जानते हैं कि ओवरसी किया जा सकता है टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स रशिया, टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, पूरे मिडल ईस्ट को वहाँ से एक हब बनता है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, सैटेलाइट्स, बहुत सारी से इनपुट ली जा सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था तो वो ये कहते हैं कि हमने हैंड ओवर किया था उसको, यानी उधार दिया था। हालांकि ये बेस तो अफगानिस्तान का ही है, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ये लड़के नहीं हुआ था और उन्हें एमिकेबली निकाले थे तो वो कह रहे थे कि ये हमें वापस मिलना चाहिए। तालिबान अपोज कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी पहलू पता है।
बट व्हाट आई फोरसी कि अमेरिका शायद इस तरह बड़ा पैकेज ऑफर कर दे, क्योंकि इस खित्ते की खास तौर पर चाइना रशिया के होते हुए, यूक्रेन वॉर के होते हुए, ईरान के हालात जो ख़राब हुए हैं, मिडल ईस्ट के जो हुए हैं, तो एक उसको मुझे लगता है पुलिसिंग के लिए एक जगह चाहिए और उसकी वो वैल्यू कोई भी दे सकता है। और तालिबान क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं और डिप्लोमेटिक क्राइसिस में भी हैं, डिप्लोमेटिक खास तौर पे इसलिए कि उनको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ एज हुकूमत किसी ने। हो सकता है वो इस तरह बारगेनिंग चिप कर लें और कहें कि हमें रिकग्निशन दें, और आपको भी पता है कि जब अमेरिका रिकग्नाइज कर लेगा तो 70-80% मुल्क रिकग्नाइज कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है, बट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है जिसकी बात हो रही है।